हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना और उन सभी अध्यापकों को जिनसे मैंने कुछ सीखा है और जिनसे कोई कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, उन सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और उसकी बैठक कब हुई, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कितनी बार उसकी रीडिंग की गई है, उसमें कितनी वुमेन थी और उस मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, पार्ट और शेड्यूल थे। इन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, देखा है, तो वो जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत कहा जाता है कि लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वहाँ से जो भी चीज़ें उस देश की अच्छी लगी, वहाँ से उन्होंने लिया और अपने संविधान के अंतर्गत रखा है। तो आप देख सकते हैं कहाँ से क्या लिया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट आया हुआ था, जिससे लगभग 200 से अधिक अनुच्छेदों को जैसे कि तैसा हमारे संविधान में लिखा गया था। अर्थात कहा जा सकता है कि सबसे अधिक प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 का हमारे संविधान पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ा और वहीं से ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। पहली बात कर लेते हैं, संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था जो कि वहीं से ली गई है। संघ मतलब संघ क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग जब रहते हैं। तो हमारे यहाँ कौन है, अगर देश की बात करें तो एक सेंटर है और एक स्टेट है। और सेंटर और स्टेट के मध्य जो पावर हैं, पावर का स्पष्ट रूप से बंटवारा, पावर का स्पष्ट रूप से बंटवारा मतलब शक्तियों का स्पष्ट रूप से जो बंटवारा होता है, वही संघीय व्यवस्था कहलाती है। जहाँ जहाँ संघीय व्यवस्था है, वहाँ केंद्र दो चीज़ें हैं, एक केंद्र है, एक राज्य, और राज्यों और केंद्रों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। तो राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर तब भी हुआ करते थे और उसी का रूप कर दिए गवर्नर। उसका कार्यालय के बारे में पढ़ेंगे जब आएगा, जहाँ पर गवर्नर से संबंधित चीज़ें। शक्तियों की 3 सूचियाँ, 3 लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ पावर्स, 3 सूचियाँ बताई गई हैं हमारे संविधान में। पावर्स को बांटी गई हैं जो संघीय व्यवस्था में जरूरी है। संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है, एक विशेषता है इसकी संघीय व्यवस्था की। पहली जो लिस्ट है आपकी, वो पहले लिस्ट की बात करें तो वो यूनियन लिस्ट है। सेकंड जो है वो आपकी स्टेट लिस्ट है और लास्ट वाली जो है वो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 98 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, और इसमें स्टेट लिस्ट में कुल 59 सब्जेक्ट हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में 52 विषय रखे हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे केंद्र पर रेलवे हुआ और उड्डयन हुआ, यूपीएससी पर कानून बनाना हुआ, आरबीआई पर कानून बनाना हुआ, बैंक पर कानून कोई बनाना हो, ये सब कौन सा काम करता है, केंद्र सरकार काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है। स्टेट की बात करें तो अगर कोई स्वास्थ्य सुविधा हुई, इस पर केवल राज्य कानून बनाता है। और पुलिस हुई, कानून व्यवस्था हुई, इन सभी के पर कानून कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब कंकरेंट लिस्ट जो 52 दी गई हैं, इस पे कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बनाती हैं। जैसे हुई शिक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप देखते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटीज देखें, दोनों मिलती है। और शादी दोनों, जो शादी मैरिज एक्ट बनेगा वो सेंट्रल भी बनाता है। तलाक के मुद्दे पर सेंट्रल ने कानून बनाया था। और ऐसे
फिर और स्टेट भी कानून बना सकता है इस पर। बिजली, बिजली सभी राज्य की अलग अलग बिजली हैं, अलग अलग सबका रेट है। बिजली पर राज्य भी कानून और सेंट्रल भी कानून बनाता है बिजली पर। व्यापार हुआ, व्यापार करना हुआ तो राज्य अपने कानून राज्य के रहते हैं, सेंट्रल का अलग टैक्स रहता है, राज्य का अलग टैक्स होता था, उसका अलग कानून काम करता है। इस प्रकार आपकी पहली लिस्ट हुई संघ सूची, दूसरी हुई राज्य सूची, तीसरी हुई कंकरन लिस्ट समवर्ती सूची। अब न्यायपालिका की बात करें, जुडिशरी स्ट्रक्चर कैसा है हमारे यहाँ उसको देखते हैं। अगर जुडिशरी स्ट्रक्चर की बात की जाए, जुडिशरी स्ट्रक्चर तो सबसे ऊपर हम क्या है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद क्या है, हाई कोर्ट है, फिर क्या है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। और ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और एक आपका सेशन कोर्ट होगा, सत्र न्यायालय होगा और जिला न्यायालय होगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय। ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की गई अंडर आर्टिकल 224 के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके बारे में बताता है। और फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो केस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिमिनल केस होता है और एक तो होता है आपका क्रिमिनल केस। जो भी क्रिमिनल केस होता है, केस होते हैं, वो आपके जाते हैं सत्र न्यायालय में, और जो सिविल केस होते हैं वो आपके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सिविल केस क्या होते हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव हो। क्रिमिनल क्या क्या होता है, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं, किसी को मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति आप नहीं कर सकते हो। सिविल केस में भूमि से संबंधित विवादे होते हैं, जिसमें आप उसकी अगर कोई चीज़ हड़प लेते हो तो उसको वापस वही चीज़ दे सकते हो, या किसी पैसे या अपने काम के द्वारा उसकी मदद करके उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हो। सिविल के केस जो देखता है उसको जज कहते हैं, उसको जज कहा जाता है। और जो क्रिमिनल केस देखता है उसको मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और यहाँ पर जो होते हैं उनको जज बोला जाता है, जज और मजिस्ट्रेट। और यहाँ पर जो होते हैं उनको जस्टिस, यहाँ पर भी उनको जस्टिस ही कहा जाता है। और कैसी व्यवस्था है, सिंगल, एकल न्यायालय की, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है। और यही बात अमेरिका की जाए, जितने राज्य हैं उतने हाई कोर्ट हैं, जितने राज्य हैं उतने केंद्र के हाई कोर्ट हैं, और उतने राज्य सरकार के भी हाई कोर्ट हैं, दोनों को हाई कोर्ट हैं उतने उतने। और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है, जिसमें राज्य के और केंद्र सरकार चाहे समवर्ती सूची, चाहे जिस विषय का कानून हो उसको देखा जाता है। इन तीनों में से चाहे जो आ जाए तो इसमें देखा। अगर यही अमेरिका की बात करें तो अगर सेंट्रल का है तो सेंट्रल में जाएगा, केंद्र का है और स्टेट का है तो स्टेट में जाएगा। आपात उपबंध, आपात उपबंध की बात करें तो तीन प्रकार से हमारे यहाँ आपातकाल लगता है, इमरजेंसी प्रोविजंस का बात कही गई। एक तो नेशनल इमरजेंसी, और एक स्टेट इमरजेंसी, और एक फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात हमारे संविधान में 352 अनुच्छेद में बताई गई है। 352 आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 352 में इसके बारे में चर्चा की गई। और 356 में स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के रूल के बारे में बताया गया है। और 360 में फाइनेंस इमरजेंसी के विषय में बताया गया है। ये जो लगेगा नेशनल इमरजेंसी, और ये जो लगाएगा, इसको लगाएगा कौन, तीनों इमरजेंसी जो लगाएंगी ये राष्ट्रपति ही लगाता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ही लगाता है। किसके कहने पर, सिंपल सी चीज़ है, केंद्र सरकार के कहने पर, अर्थात पीएम, अर्थात पीएम नहीं रहेगा वहाँ पर, मंत्रिमंडल रहे होता है जो मंत्रिमंडल, उसके कहने पर। कैबिनेट जो होते हैं, कैबिनेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, उनके कहने पर।
जहाँ से 15% अभी आगे बताएंगे ना कौन किसके कहने पर लगता है, क्योंकि 74 आर्टिकल 74(1) में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये कहा गया है। तो इसकी सलाह, इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। तो अब नेशनल इमरजेंसी 3 प्रकार से लगती है। एक तो आपका अगर युद्ध हो जाए, मतलब वार हो जाए किसी देश से, या कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, एक्सटर्नल एग्रीएशन हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए तब लगता है। और तीसरी बात कही गई है जब आपका सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तो उस समय इमरजेंसी लगाई जाती है। और ये जो आर्म रिबेलियन जोड़ा गया है, ये आर्टिकल में पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है 14th अमेंडमेंट के द्वारा। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है 1978 में। मोरारजी देसाई आते हैं 8 में। इसमें क्या काम करते हैं इस समय? इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने आंतरिक अशांति थी, इसके पहले क्या था? आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपात लगाया हुआ था। आंतरिक आपात है क्या भैया? आंतरिक आपात किसकी? आंतरिक आपात, आंतरिक अशांति किसकी? आंतरिक अशांति खुद की कि देश में? कैसे पता चलेगा? इसका कोई मतलब ऐसा रूल था नहीं। तो मोरारजी देसाई आए, 44वां संविधान संशोधन किया और कहा कि जो ये आंतरिक अशांति है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसके स्थान पर कुछ ऐसा हो कि जो तर्कपूर्ण हो। उन्होंने लगाया सशस्त्र विद्रोह। अब हो सकता है कि आर्म्ड रिबेलियन, अगर कोई देश या आपकी सेना ही आपके खिलाफ हंगामा बोल दे, लड़ाई छेड़ दे, तो उस समय आपको इस आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाई जा सकता है। ये 3 ही कंडीशन है जिसके आधार पर आपातकाल लगते हैं, आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी लगती है। यहाँ पर बात करें तो 356 ये प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट शासन लगता है यहाँ पर। तो प्रेसिडेंट लगाता है सभी, वैसे तो सभी लगाता है प्रेसिडेंट, किसके कहने पर लगाता है? यहाँ पर गवर्नर कहता है, क्योंकि स्टेट में लगाता है, हर स्टेट में एक गवर्नर होता है। गवर्नर को जब ये पता चलता है कि वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो, तो वह राष्ट्रपति से कहकर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य इमरजेंसी लगवा सकता है, स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। और ये जो गवर्नर होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं पीएम। सीधे पीएम की बात करते हैं। पीएम मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जो होता है, वहाँ पर आप आइए। पीएम मतलब मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट तो करता है, लेकिन पीछे काम कौन कर रहा होता है? ये कर रहे होते हैं। अब जब ये कर रहे हैं तो गवर्नर नियुक्त है, और ये काम होगा कहाँ राष्ट्रपति शासन की बाद? जहाँ पर केंद्र में जो सरकार है, उसकी सरकार उस राज्य में ना हो। जैसे उदाहरण के रूप में पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख सकते हैं, दिल्ली भी देख सकते हैं, वहाँ भी चलता रहता है उपराज्यपाल एलजी और केजरीवाल साहब में। तो ऐसे ऐसे जगह पर काम ये सब होते हैं। तो कब लगाते हैं? जब संवैधानिक तंत्र जो होता है, संविधान के अकॉर्डिंग, विधि के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना कर रहा हो वह राज्य, तो वहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर की प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। और आर्टिकल इसकी बात करें तो ये लगता है जब पता चले, मान लो राष्ट्रपति को ऐसा लगे, प्रेसिडेंट साहब को, कि जो हमारी फाइनेंशियल व्यवस्था है, सिस्टम है, वो चरमरा गई है, उसकी साख, उसका वो खतरे में पड़ सकता है। तो वहाँ पर क्या करता है कि राष्ट्रपति अपनी लगाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, अंडर आर्टिकल 360।
उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। कोई भी सजेशन हो बताइए, बिल्कुल दीजिए सजेशन। लोक सेवा आयोग की भी स्थापना वहीं से ली गई है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और एक बात, कल के अभी तक जो चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें लोगों के साथ। और एक बात है, जैसे कल मैंने जो कराया था उसमें का एक क्वेश्चन है कि जो देश का प्रस्ताव लाया गया था, कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। यह कब लाया गया था, और यह कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति के साथ मतलब पास कर दिया गया था? ये दो चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर पढ़ रहे हैं तो। अगला बात करते हैं ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है? संसदीय व्यवस्था में समस्त शक्ति संसद के पास होती है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आपका प्रेसिडेंट हो गया, और एक आपकी संसद हो गई, पार्लियामेंट हो गई। एक आपकी क्या हो गई? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की बात करें तो, अगर यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति कैसा होता है? नाम मात्र का। इसके पास विवेकाधीन अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के पास। और समस्त शक्ति जो है, समस्त पावर कहाँ है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट बोले तो पीएम, जो पीएम होता है समस्त शक्ति उसके पास होती है, क्योंकि पार्लियामेंट से ही संसद के निचले सदस्य से ही 15% लोग मंत्री बनते हैं, और उसी मंत्री में से कोई एक दल का एक नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है। और ये मंत्रिमंडल मंडल प्रणाली, ये भी जो लिया गया था, इसमें भी जो संशोधन हुआ था, मंत्रिमंडल शब्द आया था, ये 14th अमेंडमेंट के तहत आया हुआ था 1978 में। इसी में बताया गया है कि इसी में बताया गया है इसी में बताया गया है कि मंत्रिमंडल में कि जो लोकसभा और राज्यसभा, दो सभाएं हमारे यहाँ, दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी लोकसभा से 15% लोग 15% लोग मिनिस्टर बनते हैं, जिनको गवर्नमेंट की सुख सुविधा, मिनिस्टर होते हैं जिनको गवर्नमेंट की सभी समस्त गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी चीज़ें मिलती हैं। ये 15% लोग ही होते हैं, यही सरकारी मिनिस्टर कहलाते हैं, सरकारी मंत्री कहलाते हैं। तो ये जो 15% का रोल है, पहले तो सभी को मिलता था, जिनको वेतन भी मिलता है बाद में। यही 15% लोग जो हैं, यह रूल 1901, क्योंकि बहुत भार पड़ रहा था हमारे कोष पे, या जो पैसा वित्त है ना उस पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 91 वाला 2003 में, तो उसको 15% कर दिया गया था। पहले सभी होते थे, उसको कम करके 15% किया गया 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत। रिट, परमाधिकार रिट, ये भी मिलती है हमारे प्रेसिडेंट को। तो 4 प्रकार की रिटें बताई गई हैं, उसको भी आगे देखेंगे। संसद का विशेषाधिकार। संसद का विशेषाधिकार से मतलब ये है, अगर बात करें संसद के विशेषाधिकार की, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। इन दोनों में क्या आ सकता है? बिल। किसी में बिल आ सकता है, किसी में क्या आ सकता है? बिल जारी हो सकता है। तो यहाँ से कहाँ जाएगा बिल? पास होके दोनों सदनों से प्रेसिडेंट के पास। जैसे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहाँ प्रेसिडेंट करेगा साइन, बनेगा एक्ट। मतलब इनके पास अधिकार है क्या बनाने का? एक्ट, कानून बनाने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के पास होता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकता है। अगर लोकसभा में आता है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में आता है तो लोकसभा में जाएगा, उसके बाद पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहाँ से बनता है, प्रेसिडेंट की साइन होती है, वह बन जाता है एक्ट।
ये संसद का विशेष अधिकार है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। अगला बात करते हैं राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। इसको देख ही चुके हैं किस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, जिसका वर्णन राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की बात करें तो हमारे यहाँ केवल केंद्र सरकार ही नागरिकता जारी करती है। अगर यदि और किसी देश का आप नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, तत्काल प्रभाव से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जैसे कि उनकी हुई है, हमारे अक्षय कुमार की हुई है नागरिकता। वो कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो गई उनकी। अब क्या है उसको जब नागरिकता भाग 2 पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे किस प्रकार से नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट क्या है। और यही यूएसए की बात करें तो यहाँ पर डबल नागरिकता एक केंद्र देता है, एक राज्य देता है, दोनों जगह का पासपोर्ट मतलब बनता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। द्विसदनवाद, द्विसदनवाद क्या है? द्विसदनवाद की बात करें तो फिर वही कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, दो सदन दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों में बहस होगी, जरूरी है, बिल आएगा, बिल पर बहस होगी, बहस होने के बाद यह आगे जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट पास करेगा, प्रेसिडेंट के पास करते ही एक्ट बन जाएगा। ये चीज़ें हैं इसमें भी। यही काम हमारे यहाँ राज्य सरकार, राज्य में भी है, एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक क्या है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इन दोनों में बिल आता है, किसी एक दोनों में बिल आ जाएगा। जहाँ नहीं आता तो वहाँ सिर्फ लोक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आता है, विधानसभा में ही आता है। नहीं तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ला सकते हैं, दोनों से बिल पास होता है, दोनों से बिल पास होने के बाद फिर गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर के पास जाने के बाद फिर एक्ट बन जाता है। और ये किस पे बनाएंगे कानून, जो राज्य सूची में 59 विषय हैं उसमें ही ये कानून बनाते हैं, और ये संघ सूची में जो 98 विषय रखे गए हैं। विधि का शासन यहाँ पर भी है कि जैसा जैसा हमारे संविधान में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान की बात करें तो मूल अधिकार पहला है, वहाँ से मूल अधिकार लिया गया है, जिसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक बताया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद कैसा होगा, उसकी हर्ताएँ क्या होगी, इन सभी के बारे में। उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये आर्टिकल ये 62 से 69 तक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है हमारे यहाँ न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, कि इसकी स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है कि न्यायपालिका भी स्वतंत्र होगा। अगला बात करें तो न्यायिक पुनरीक्षण, ये जो है आपका उपराष्ट्रपति, ये आर्टिकल 33 से है कि 33 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका अगर जैसे ये आपका संसद हुआ और ये आपकी न्यायपालिका इस प्रकार से, और इसी संसद से जो मंत्रिपरिषद बनती है ना 15%, इसी संसद से इसी विधायिका से बनती है, इसी लेजिस्लेटिव से, इसी विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, और ये जो कि वहाँ पर है दोहरी न्यायपालिका है। इंग्लैंड की बात करें तो, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर दोहरी न्यायपालिका है, वहाँ पर भी न्यायपालिका स्वतंत्र है और यहाँ पर भी न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कि एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे न्यायपालिका के पास, हमारे जुडिशरी सिस्टम के पास एक अच्छा उनके पास हथियार है, मान सकते हो उनकी पावर है ये जुडिशियल रिव्यू करना,
इसके आधार पर किसी भी कानून को खारिज कर सकते हैं, किसी एक्ट को भी खारिज कर सकते हैं अगर उनको कमियां लगती हैं। महाराष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 बताता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया कैसे लगाया जाएगा, आर्टिकल 61 में दिया गया है। आर्टिकल से बात करते रहिए, जितने भी आर्टिकल यहाँ पर हैं 61। और एससी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना और हटाया जाना, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है, जो उद्देशिका आई हुई थी, जो अभी क्वेश्चन पूछे उसके बारे में है कि उद्देशिका लाया कौन था, ऑब्जेक्टिव रिलेशन लाया गया था, लाया कौन था, जो बाद में प्रस्तावना बन जाती है। ये भी कहाँ से है, अमेरिका के संविधान से इसका विचार लिया गया था। उद्देश्य, अगर इसको कभी प्रस्तावना पूछ ले कि उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया था, ऑब्जेक्टिव रिलेशन का विचार कहाँ से लिया गया था, वो अमेरिका से लिया गया था। यथोचित प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस बाई लॉ, ड्यू प्रोसेस बाई लॉ, ये चीज़ें हैं। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है, इसमें ये चीज़ें हैं कि जो न्यायपालिका है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सकती है, जो कि पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनाती है उस पर वह न्यायपालिका चाहे तो जांच कर सकती है। और क्या काम है, और उसके उद्देश्य के बारे में, संसद ने या पार्लियामेंट ने किस उद्देश्य से इस कानून को बनाया है, उसके उद्देश्य की भी जांच कर सकती है, और इस आधार पर वह किसी भी कानून को खारिज कर सकती है। ये शक्ति इसके पास है। और प्रेसिडेंट एज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स वहीं से लिया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अमेरिका में लिखा गया था और वो भी वहीं से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के बारे में भी वहीं पर बताया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर वहाँ का नहीं है, हमारे यहाँ कहाँ का है, ये आगे देखेंगे कहाँ कहाँ का है। ये है अपने यहाँ कहाँ का है, कनाडा वाला स्ट्रक्चर है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। अगर यहाँ की बात करें यूएसए की, यूएसए में जो है सभी राज्य मिलकर केंद्र को बनाया है, और हमारे यहाँ सभी को पकड़ पकड़ कर उस पर केंद्र को बैठा दिया गया कि कोई भागने न पाए, इतनी शक्ति पावर दी गई। नहीं तो आज भी नागालैंड कहता है, पश्चिम बंगाल कहते हैं, जम्मू कश्मीर कहता है कि हमें अलग कर दिया जाए। अगर इतना सशक्त ना होता केंद्र, पन्ना बनाया गया अपने यहाँ, तो सभी अलग अलग हो जाते हैं, सभी अलग अलग देश की मांग करते हैं। तो वहाँ वाली संघीय व्यवस्था नहीं है अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर जो केंद्र बना है, वहाँ पर सभी राज्यों ने आपसी सहमति के साथ केंद्र का निर्माण किया है। वहाँ का केंद्र जो है वो राज्य को छू भी नहीं सकता, और हमारे यहाँ केंद्र क्या है, राज्य को काट सकता है और बड़ा कर सकता है, उसके एरिया को कम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, नाम भी बदल सकता है। ये पावर है केंद्र के पास। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहला लिया गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में है। कहाँ पर है, भाग 4, आर्टिकल 4 में है। फंडामेंटल का कितने में, आर्टिकल पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी कहाँ है, इस संविधान के भाग 4 में पार्ट 4 में दिया गया है। इसके लिए जो डीपीएसपी है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसका आप किसी भी कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी, जो कि आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया जब भी राज्य सक्षम हो जाएगा, आपको इसमें की चीज़ें निकाल कर आपको दे दिया जाएगा, ये बातें कही गई हैं इसमें। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति इसमें ही है, इसमें बताई गई है। और साथ ही साथ राज्यसभा के नामांकन के लिए जो निर्वाचन कैसे होगा राष्ट्रपति का, कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के नाम लेते हैं। राज्यों के लिए नामांकन कैसा, जो 12 लोग होते हैं, नॉमिनेशन होता है 12 लोगों का, जो मनोनयन होता है ना 12 लोगों का,
किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। उससे संबंधित है जो कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से संबंधित हो, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनयन या नामांकन उनका करती है, नॉमिनेशन करती है। आगे बात करें तो समवर्ती सूची में कुल 98 विषय हैं और कुल 59 विषय, कुल है 52 विषय हैं इस समय। यह भी समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद की दोनों सदनों की बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो यह कब बुलाया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग या बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में ठीक ढंग से काम ना हो रहा हो। ठीक ढंग से मतलब कोई बिल है उस पर पास ना किया जा रहा हो और दोनों आपस पास ही नहीं हो पा रहा है कोई, तो उस समय क्या करता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति मिलती है अंडर आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ ले आएगी और जो भी बहस हो उसको फुली फाइनल करके बिल को पास कराएगी। और यहाँ पर जो बिलें पास होगी वो ज़्यादातर लोकसभा के मेंबर रहेंगे, वो अकेले चाहें तो इस बिल को पास कर देते हैं। यहाँ पर पावर ज़्यादा है लोकसभा के पास। और क्योंकि लोकसभा के इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो जॉइंट सिटिंग होगी इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा, लोकसभा का स्पीकर होगा। अगर ये नहीं है तो इसका डिप्टी स्पीकर काम करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तब राज्यसभा का उपाध्यक्ष काम करेगा, राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर काम करेगा। कौन करता है अध्यक्षता? प्रेसिडेंट। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करता है। अंडर आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा एक जगह उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पर बात चलती है, जिस पर बात अड़ी हुई है उसको, और यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं ज्वाइंट सिटिंग की संयुक्त बैठक का वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं रहते हैं तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष काम करता है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ये भी ली गई है हमारे यहाँ संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी ट्रेड इंटरकोर्स करना चाहते हो आप हमारे यहाँ कर सकते हैं, भारत में कर सकते हैं। और समवर्ती सूची में क्या है? केंद्र और राज्य दोनों के विषय में बताया गया है, तो केंद्र और राज्य संबंध भी है यहाँ पर, इसी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण की गई है। और जो भी नए बच्चे आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। फिर अगर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। जैसा कि अभी बचा हुआ कनाडा का संविधान है और जो संविधान है जापान का संविधान है, ये सभी हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।